गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर तक हम लोग चैप्टर नंबर 4 में वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में देख चुके थे और कुछ न्यूमेरिकल भी हम उसमें सॉल्व कर चुके हैं। नाउ आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो इसी चैप्टर का है, बट इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट समझ लीजिए, जो कि 2 डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड है, जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। मतलब जब हमने ये पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन के रिप्रेजेंट में किस तरह से मोशन करती है, उसमें हमने वेक्टर अच्छे से समझा। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि एक 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है। 2D मोशन मतलब जो x और y एक्सिस के रिप्रेजेंट में कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, किन्हीं भी 2 एक्सिस के रिप्रेजेंट में, जिसे हम कहते हैं 2D, 2 डायमेंशनल मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। हिंदी में हम इसे कहेंगे प्रक्षेप्य गति, जिसे हम कहेंगे द्विविमीय। ये इसका नाम नहीं है, लेकिन ये प्रक्षेप्य गति द्विविमीय गति का प्रकार है। द्विविमीय गति, ठीक है, जो x अक्ष और y अक्ष के रिप्रेजेंट में होती है। ठीक है, अब 2D मोशन के बारे में तो आप समझ चुके हैं, 2 डायमेंशनल जो दोनों अक्ष के रिप्रेजेंट में होती है। बट अगर यही 2D मोशन हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी हो सकती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट इन दोनों के रिस्पेक्ट में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में। पहले यहाँ से यहाँ सेम टाइम में, यहाँ से यहाँ सेम टाइम में, फिर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करता जाएगा, तो उसे हम कहेंगे 2 डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि एक समान द्विविमीय गति किसके साथ? एक समान वेग के साथ। ठीक, अब प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति क्या होता है? तो आप देखिए कि जब किसी वस्तु को, मान लीजिए ये कौन सी अक्ष है? x, क्योंकि हम द्विविमीय पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें केवल 2 अक्ष के बारे में पढ़ना है, और ये y अक्ष है। ठीक है, आप किसी सरफेस पर, या आप सिंपल समझ लीजिए कि आप धरती पर सीधे खड़े हुए हैं, तो जो अर्थ की सरफेस है वो x अक्ष बन जाती है, और जो आप खड़े हैं वो हाइट या वो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल जिसे हम कहते हैं वो y अक्ष बन जाता है। ये दोनों का जॉइंट पॉइंट है O। ठीक है, मध्य बिंदु क्या होगा? 0 होगा, O होगा। ठीक है, 0 पर रखा है हमने। हम नॉर्मली, आप मैथ्स में भी ग्राफ पढ़ चुके हो कि एक एक्स एक्सिस होती है जो क्षैतिज होती है, और एक ऊर्ध्वाधर होती है जिसे वाई एक्सिस कहते हैं, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्षैतिज, और ये ऊर्ध्वाधर जिसे हम वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। ठीक, सिंपल। नाउ अब प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति की परिभाषा आप कैसे देंगे? कि जब किसी वस्तु को किसी शुरुआती वेग से, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं फर्श पर, आपने एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका। नॉर्मली आपने क्रिकेट खेलते टाइम देखा होगा कैसे बॉल को फेंका जाता है, तो उसको इनिशियली फेंकते समय उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? u। जिस भी वेग से आप उसे फेंक रहे हैं वो उसका प्रारंभिक वेग कहलाता है। तो जब किसी बॉडी को आप इनिशियल वेलोसिटी के साथ वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़ के किसी और डायरेक्शन में फेंकते हैं, क्योंकि वर्टिकल मतलब एक पोजीशन तो ये है कि ये कोई बच्चा है, ये एक पत्थर से खेल रहा है और पत्थर को सीधा उछाल रहा है, पत्थर बार बार इसके नीचे ही गिर रहा है, फिर ये कैच कर रहा है और फिर इसे फेंक रहा है, तो ये आपकी कौन सी होगी? ऊर्ध्वाधर दिशा है, वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल को छोड़ के किसी दूसरी डायरेक्शन में फेंकना, ठीक है, मतलब एकदम स्ट्रेट ना फेंकते हुए अब इनिशियल वेलोसिटी से वर्टिकल को छोड़ के किसी दूसरी डायरेक्शन में फेंकना,
और जब वो बॉडी एक कर्व पाथ को, मतलब आपने यहाँ से उसे फेंका और इससे वो एक कर्व पाथ बनाते हुए ट्रेवल करती हुई वापस अर्थ पर आकर मिलती है। इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी u है जिससे आपने फेंका है इस तरह से, और वो एक कर्व पाथ बनाती हुई और वापस धरती पर आकर गिरती है। तो वस्तु की इस तरह की जो गति होती है उसे हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य गति। When a body is thrown with the initial velocity, जब किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी, जिसको मैंने u माना है, ठीक है, u वेलोसिटी के साथ इन द डायरेक्शन अदर देन वर्टिकल, यानी वर्टिकल को छोड़ के किसी भी डायरेक्शन में आप फेंकिए तभी वो कर्व पाथ बनाएगी। अगर आप वर्टिकल में फेंकेंगे तो वापस नीचे जैसे फेंकेंगे वैसे ही नीचे आ जाएगी, पर वर्टिकल को छोड़कर आपको किसी भी डायरेक्शन में उसे फेंकना है। तो ये जो बॉडी है ना, ये वर्टिकल प्लेन है, तो और ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो बॉडी इस वर्टिकल प्लेन के अंदर किसके कारण? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हमें पता है कि जिस वेग से हमने उसे फेंका है वहां तक तो जितना हमारा वेग होगा, जितनी हमारी वेलोसिटी होगी, वहां तक वो बॉडी ऊपर जाएगी और यहां जाकर इनिशियल वेग क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 0 होते ही ये वस्तु ग्रेविटेशन फोर्स लगने के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये धीरे धीरे कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। बट यहाँ पर जिस वेलोसिटी से या जिस वेग से वो गई है वो वेग धीरे धीरे कम होता होता यहाँ पर हमारी लगाई हुई पूरी ताकत खत्म हो जाती है। मतलब जिस वेग से हमने फेंका है वो यहाँ पर आकर शून्य हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आना शुरू करती है, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण के कारण उसका वेग धीरे धीरे कम होता है और वो नीचे की ओर आना शुरू हो जाती है। यहाँ तक जाते जाते 0 हो जाएगा और 0 से वापस नीचे आ जाएगी, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, जिसके कारण वो वापस अर्थ पर आकर गिरती है। और कहाँ गिरती है? अर्थ के ही किसी दूसरे पॉइंट पर, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के ही किसी दूसरे पॉइंट पर। यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ आकर गिरती है। तो ये वस्तु की इस प्रकार की गति को या बॉडी की इस तरह की मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। वेरी सिंपल। अब प्रोजेक्टाइल वर्ड किसे कहते हैं? जिसे प्रक्षेप्य कहा जाता है। प्रक्षेप्य उस वस्तु को या उस बॉडी को कहते हैं जिसे हम फेंकते हैं और जो इस तरह की मोशन कर्व पाथ बनाती हुई वापस आकर यहाँ पर धरती पर गिरती है। या क्षैतिज ऊर्ध्वाधर में, ऊर्ध्वाधर को छोड़कर किसी अन्य दिशा में फेंकने पर वो क्षैतिज के ही किसी दूसरे बिंदु पर आकर गिरती है। हॉरिजॉन्टल लाइन के ही किसी एक पॉइंट से फेंकने पर दूसरे पॉइंट तक आकर गिरती है कर्व पाथ बनाती हुई, जिसे हम प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य कहते हैं। ये जो वस्तु है ना, मान लीजिए एक पत्थर आप फेंक रहे हो और वो इस तरह का पाथ कवर करके वापस गिर जाता है नीचे। आप इसे प्रैक्टिकली भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आपने क्रिकेट वगैरह में देखा होगा, बॉल इस तरह से ही फेंकी जाती है और कर्व पाथ बनाती हुई वो नीचे आकर गिरती है और यहाँ से उसे कैच भी पकड़ा जा सकता है। तो वो जो बॉल है, वो जो स्टोन है, जिसे भी आपने फेंका है, जो इस तरह का कर्व पाथ बनाते हुए नीचे गिर रहा है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, जो प्रक्षेप्य गति कर रहा है, उसी को हम प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है। जैसे कि बुलेट, यानी आप बंदूक से जब गोली निकालते हैं तो वो जब कर्व पाथ बनाती हुई आती है, गन से जो फायर की जाती है, ठीक है, वो प्रोजेक्टाइल या वो प्रक्षेप्य गति करती है, तो वो बुलेट प्रक्षेप्य कहलाती है। फुटबॉल को जब आप किक करते हैं हवा में तो फुटबॉल भी कुछ इस तरह से कर्व पाथ बनाती हुई गिरती है, तो फुटबॉल भी प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल कहलाती है। ठीक है। जब एरोप्लेन से आप कोई बॉम्ब को गिराते हैं तो आपने देखा होगा, ये जब इस तरह से कर्व पाथ बनाता वो नीचे गिरता है, तो वो जो बॉम्ब है वो भी प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल कहलाता है। अब इससे रिगार्डिंग हम कुछ डेरिवेशन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, फिर हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। पहली चीज़ वो कि जहाँ से वस्तु शुरू हुई है, जहाँ से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ है और जहाँ पर उसकी एंडिंग हुई है, वहाँ से वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r से रिप्रेजेंट की जाती है, जिसे हम कहते हैं क्षैतिज परास। इस r का नाम, यानी जहाँ से वस्तु शुरू हुई है और जहाँ आकर गिरी है। इसका मतलब मैं दूसरे तरीके से कह दूँ कि इस प्रक्षेप्य द्वारा, इस प्रोजेक्टाइल द्वारा जितनी भी x एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, x एक्सिस में कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल की है, यहाँ से यहाँ तक की,
और वाई एक्सिस में कहाँ से ट्रेवल की है, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस है और ये एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस में या हॉरिजॉन्टल वे में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसे हम उसकी क्षैतिज परास या हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, क्योंकि ये इससे आगे नहीं गई, ये ऐसा कर्व पाथ बनाकर भी यहाँ से यहाँ तक ही कवर हुआ है, इसलिए हमें इसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। ठीक है। सेकंड, इसकी हाइट, जितनी भी इसने वाई एक्सिस में डिस्टेंस कवर की है वो क्या कहलाती है, इसकी हाइट कहलाती है। तो हाइट को सिंपली हम हाइट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहा या क्षैतिज परास किया, और ऊर्ध्वाधर में जितनी डिस्टेंस कवर की है वाई एक्सिस में, जो भी मैक्सिमम टॉप पर ये पहुंची है वाई एक्सिस के, उसे हम कहेंगे ऊंचाई या हाइट, सिंपल। और तीसरा है, ये प्रक्षेप या इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक वापस अर्थ तक आने में जितना भी टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक वापस नीचे आकर गिरने में, वो जो टाइम है वो इसका उड्डयन काल कहलाता है। यानी किसी भी प्रक्षेप्य को क्षैतिज के शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक वापस आकर गिरने में जितना भी समय लगा है वो उसका उड्डयन काल कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। उड़कर गिरने में जितना भी समय लगा है उसे वो टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल कहते हैं। बस हम इस डेरिवेशन में इन्हीं को फाइंड आउट करेंगे। पहले हम आर के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, आर कैसे ज्ञात किया जाता है, एच मतलब ऊंचाई के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, और तीसरा उड्डयन काल मतलब इसके तीनों डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। और चौथा डेरिवेशन आपका ये होगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि इस प्रक्षेप्य को जब हम फेंकते हैं तो वो हमेशा कर्व पाथ बनाकर ही क्यों गिरता है। मतलब एक डेरिवेशन आता है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रक्षेप्य का मार्ग परवलयाकार होता है। परवलय, इस कर्व को हम क्या कहेंगे, परवलय या पैराबोला। ठीक है, हमेशा पैराबोला ही क्यों होता है ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो पहले हम किसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि प्रक्षेप्य गति करती हुई किसी वस्तु के लिए, किसी वस्तु के क्षैतिज परास का व्यंजक ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई वस्तु अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, प्रक्षेप्य गति कर रही है, तो उसके लिए आपको उसकी क्षैतिज परास के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। अब देखिए, सबसे पहले हमें हर डेरिवेशन में डायग्राम ज़रूर बनाना है, और हमें थ्योरी में ये मेंशन करना है कि कोई वस्तु है, कोई बॉडी है, जिसे हमने वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़कर किसी दूसरी डायरेक्शन में u वेलोसिटी, हमने कहा ना इनिशियल वेलोसिटी से जिसे हम फेंकते हैं, तो हमारे द्वारा जो लगाई गई वेलोसिटी है या जो जिस वेलोसिटी से हमने उसे फेंका है उसे हमने u मान लिया है। तो u वेलोसिटी से जब हम उसे फेंकते हैं तो वो इस तरह कर्व पाथ बनाकर यहाँ पर आकर गिरती है। तो ये जो u है ये एक वेलोसिटी है, ये एक वेग है, और वेग क्या होता है, सदिश राशि होता है। और हमने सदिश राशि में एक चीज़ पढ़ी थी जो मैं आपको अब क्लियर करती हूँ कि सदिशों को हम दो घटकों में बांट सकते हैं। दो घटक का मतलब होता है कि मान लीजिए सदिश क्या होता है, जनरली x में होता है, y में होता है या z में होता है, तीनों ही डायरेक्शन में होता है। पर अगर तीनों को छोड़ के किसी बीच में डायरेक्शन में, तो अभी z को छोड़ के हम देखते हैं कि केवल दोनों ही दिशा के बीच में है, तो हम इस, मान लीजिए ये u वेक्टर है जो इस दिशा में, तो इस u को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से वाले पार्ट में, एक तो ये हॉरिजॉन्टल, यानी कि x के साथ
जो कोण बनाता है वो थीटा कोण बनाएगा। तो जहाँ से भी ये थीटा कोण बनाता है इसका एक टुकड़ा तो इस एक्स पर आ जाएगा, जिसे हम यू कॉस थीटा कहेंगे। यू लेना है आपको इसका परिमाण, और एक्स अक्ष में हमेशा याद रखिएगा कॉस थीटा लगता है, और एक टुकड़ा यहाँ आ जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर में हमेशा क्या लेना है, यू साइन थीटा। अब मान लीजिए इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है इस तरफ, और ये कोई दूसरा वेक्टर है, वेक्टर आर। ठीक है, तो वेक्टर आर को आपको केवल यहाँ बीच में मेंशन ना करते हुए आपको रिजॉल्व करना है। इसको हम बोलते हैं घटकों में वियोजित करना। ठीक है, और जिसको इंग्लिश में कहेंगे रिजोल्यूशन करना। रिजॉल्व करना मतलब ये दोनों ही डायरेक्शन के बीच में, तो इसके एक एक इसको तोड़ के आपको इसका एक हिस्सा वाई पर लेना है और एक हिस्सा एक्स पर लेना है। तो इसे जब अपने घटकों में वियोजित करना होता है या रिजोल्यूशन करना होता है, तो हमेशा याद रखिए कि ये जिस भी एक्सिस से एंगल बनाता है हमेशा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही रहेगी। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमेशा इसी का एक परिमाण और कॉस थीटा आता है, क्योंकि थीटा की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ लिखा जाएगा। और उसके अलावा जो वर्टिकल एक्सिस है, ऊर्ध्वाधर है, उसके साथ हमेशा इसका साइन थीटा ही लिखा जाता है। ठीक है, और थीटा मतलब ये क्षैतिज से जो कोण बनाएगा उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक, तो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। अब देखिए, अगर मैं उसे किसी वस्तु को वर्टिकल को छोड़कर सीधी दिशा में फेंकती हूँ, मतलब वर्टिकल को छोड़कर किसी अन्य दिशा, मतलब इस तरह से फेंकती हूँ कि ये कर्व पाथ बनाता हुआ नीचे गिरे, तो जिस भी दिशा में से फेंका है ये क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाते हुए फेंका है, थीटा। आप भी जब किसी सरफेस पर खड़े होकर आप किसी भी वस्तु को या पत्थर को फेंकिए तो हॉरिजॉन्टल से किसी न किसी एंगल को बनाते हुए आप ही फेंक रहे होंगे। तो जहाँ पर एंगल बनता है ये हॉरिजॉन्टल है, और जहाँ पर हॉरिजॉन्टल आता है वहाँ पर कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या आएगा, यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, यू साइन थीटा। इसे कहते हैं वेक्टर को तोड़ना। सदिश राशि को हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, अदिश को हम नहीं कर सकते, क्योंकि अदिश में इस तरह से कोई दिशा नहीं होती जो हमें दो दिशाओं में तोड़ना पड़े। ठीक है, सदिश के परिमाण और दिशा दोनों में तोड़ सकते हैं, बाकी अदिश में दिशा होती नहीं है तो अदिश को केवल परिमाण में आप तोड़ सकते हो। नॉर्मली अगर 5 है तो आप 3+2 कर सकते हो, 2+2+1 कर सकते हो, बट यहाँ दिशा है इसलिए कॉस थीटा साइन थीटा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है कि मान लीजिए कोई वस्तु है जिसे हमने ऊर्ध्वाधर को छोड़कर किसी अन्य दिशा में फेंकी है, जिसका प्रारंभिक वेग u है, तब उस u को दो घटकों में वियोजित करने पर x अक्ष पर, या ये कहेंगे क्षैतिज दिशा में गति, अपन को यहाँ दोनों के बीच में गति u दिखाई थी ना, प्रारंभिक गति u थी, तो हम लिखेंगे क्षैतिज दिशा में गति क्या होगी, क्या कहलाती है, ux। u था और क्षैतिज में मतलब x में था तो क्या कहलाएगा, u cos थीटा। और दिशा की जगह आप अक्ष भी लिख सकते हैं, और ऊर्ध्वाधर अक्ष गति जो कि uy कहलाता है, uy क्या कहलाएगा, u साइन थीटा कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने इसे दो घटकों में रिजॉल्व किया, दो फैक्टर में रिजॉल्व कर लिया, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट हुए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux इक्वल टू u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट uy इक्वल टू u साइन थीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। तो ये कुछ थ्योरी थी जो आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएगी। अब हम इसे रिजॉल्व करते हुए देखते हैं कि हमारे पास दो अक्ष हो गई है। हमने जो वेक्टर था उसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो पहले हम किसके कौन से कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे, वर्टिकल। फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, हम लिखेंगे ऊर्ध्वाधर, हमेशा दो ही दिशा लेनी है हमें, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, दोनों के बीच में ही गति हो रही है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा
के लिए, ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए आप क्या करेंगे, तो आपको दिख रहा है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या चल रहा है। ऊर्ध्वाधर में जब आप किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो उसके वेग में बार बार परिवर्तन आया। शुरुआती वेग ज़्यादा था, जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है वेग क्या हो गया, आगे जाकर 0 हो गया। क्या क्योंकि आपके द्वारा लगाई गई ताकत एक पॉइंट पर जाकर खत्म हो जाती है और वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस नीचे आ जाती है। अगर ये वेग 0 नहीं होता तो ये वस्तु और आगे की तरफ बढ़ती जाती, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि कोई भी इतनी तेजी से हम किसी भी चीज़ को नहीं फेंक सकते कि वो गुरुत्वाकर्षण को ही, बल को ही पार कर जाए, मतलब सीधे अर्थ के बाहर स्पेस में पहुंच जाए, ठीक है। आप कोई भी चीज़ को फेंकेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसका वेग 0 होकर वो वापस नीचे आ ही जाएगी। तो वर्टिकल कंपोनेंट में आपको क्या दिख रहा है कि लगातार टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है इसको फेंकने का, टाइम के साथ इसकी जो विस्थापन है, यहाँ से यहाँ से यहाँ जो एक खसकती जा रही है, वो विस्थापन के साथ इसका वेग क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो जहाँ पर वाई एक्सिस है वहाँ पर हम क्या लेंगे अब, विस्थापन। तो विस्थापन के लिए हमारे पास, या डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास न्यूटन की सेकंड इक्वेशन है S = ut + ½ at²। अब S कितना है यहाँ पर, तो आपको पता है कि y दिशा की ओर जो गति करते हैं हम, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कह दें, क्योंकि यहाँ वस्तु यहाँ थी नीचे और वस्तु कहाँ पहुँच गई है, ऊपर। मुझे इस कर्व पाथ से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि इनिशियल पॉइंट नीचे था और फाइनल पॉइंट यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। इनिशियल यहाँ था और यहाँ से घूमती यहाँ पहुँची, दैट मीन्स इसकी सीध में अगर हम वैल्यू देखेंगे तो इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, y, जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। विस्थापन दोनों इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस कहलाती है। तो S = क्या बन जाएगा, y। अब u क्या होगा, u रिजॉल्व हो चुका है, y एक्सिस में क्या होगा, uy कहलाएगा, क्योंकि हमें u का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लेना है, y वाला, केवल ऊर्ध्वाधर घटक ही लेना है। हाफ a, एक a का मतलब क्या होगा यहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण हम कैसा लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो हमेशा ऊपर फेंक रहे हैं, जबकि गुरुत्वीय त्वरण कहाँ खींचता है वस्तु को, नीचे। तो हम वस्तु को उल्टा ऊपर फेंक रहे हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण a की वैल्यू क्या कहलाएगी, -g, ठीक है, और t²। अब देखिए, जब हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, तो y एक्सिस में विस्थापन कितना हुआ, देखो वस्तु यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पहुँची, यानी कि वस्तु का प्रारंभिक बिंदु यही था, वस्तु ऊपर गई और ऊपर जाकर वापस नीचे आ गई, मतलब y अक्ष में उसने कोई गति की ही नहीं। y अक्ष में गति तो की, बट विस्थापन क्या रहेगा, 0। क्यों, क्योंकि वस्तु की शुरुआत भी यहीं पर हुई और नीचे आकर गिरी भी यहाँ, मतलब अंतिम बिंदु भी यही हुआ। तो उसने x अक्ष पर विस्थापन दिखाया, y अक्ष पर विस्थापन नहीं दिखाया। इनिशियल ऊपर गई और ऊपर जाकर वापस नीचे आ गई। तो जहाँ वस्तु के शुरुआती बिंदु था और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो y एक्सिस में कोई विस्थापन नहीं हुआ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। uy की वैल्यू कितनी मानेंगे, u cos नहीं, साइन थीटा, u साइन थीटा, ठीक है। और ये a की वैल्यू -g हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, तो y की वैल्यू हमने 0 रख दी, uy की जगह हमने रखा u साइन थीटा t, और ये ±−−½ g/t², ठीक है। यहाँ तक हमने इसे सॉल्व किया। अब ये माइनस का टर्म है, ये उस तरफ जाएगा, तो ½ g/t² = u साइन थीटा t। इस t से एक t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हुआ, ½ gt = u साइन थीटा। अब यहाँ से मुझे t की वैल्यू निकालनी है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 2u साइन थीटा, और ये g कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से अभी मैंने इसमें टाइम ड्यूरेशन निकाल लिया है। अब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, तो सेकेंड नंबर पर हम निकालेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज दिशा के लिए, क्षैतिज दिशा को देखना है हमें। अब क्षैतिज दिशा के लिए हमें पता है कि क्षैतिज दिशा में विस्थापन क्या होगा, तो क्षैतिज दिशा के लिए अगेन वही सूत्र लगेगा, ut + ½ at²। क्षैतिज दिशा है तो क्षैतिज दिशा में विस्थापन कितना होता है, x कहलाता है,
तो यहाँ पर अभी मैं हम x रख लेते हैं। u क्या कहलाएगा, ux, क्योंकि हम केवल u ना लेते हुए केवल x दिशा में लेंगे। अब आपको समझ में आया कि मैंने इस u को दो पार्ट में क्यों तोड़ा, क्योंकि हम यहाँ दो कंपोनेंट को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो u को हमने uy और ux में डिवाइड कर दिया। तो ux t प्लस हाफ a जो है, a को हम यहाँ पर क्या रखेंगे, तो आप देखिए कि इस x एक्सिस पर गुरुत्वीय त्वरण कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस अर्थ सरफेस पर ही हो। जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तब आपको -g लेना पड़ेगा, क्योंकि आप गुरुत्वाकर्षण से उल्टा काम कर रहे हो। लेकिन आप इस अक्ष की बात कर रहे हो तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो a का मान 0 होगा और t²। नाउ हम इसको यहाँ पुट करेंगे, x इक्वल टू ux को हम लिखेंगे u cos थीटा, और t की जगह हमने अभी जो वैल्यू निकाली 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, प्लस ये टर्म पूरा शून्य हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। t की जगह केवल हमने जो ये मान निकाला था ये रख दिया। और x अक्ष में विस्थापन कितना हुआ, तो हमें पता है x में कितना हुआ है। x का जो विस्थापन है उसे ही हम क्षैतिज परास कहते हैं। x डायरेक्शन में जितना भी मोशन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ। वर्टिकल तो कुछ हुआ ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल जो हुआ उसे हमने r नाम दिया, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाती है, इसे हम r कहते हैं। u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2u sin थीटा अपॉन g, इसे हम अरेंज करेंगे तो अरेंज करके u में u का मल्टीप्लाई u² कहलाता है, और u² के बाद फॉर्मूला क्या बचा, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। अब हमें पता है कि 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो u² sin 2 थीटा अपॉन g, ये मैथ्स का फॉर्मूला है आपके, आप मैथ्स में पढ़ेंगे। 2 sin थीटा cos थीटा क्या कहलाता है, sin 2 थीटा कहलाता है। तो u² sin 2 थीटा अपॉन g, ये हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमने डेरिवेशन फाइंड आउट किया। अब आपको ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे, किस तरह से न्यूमेरिकल आएंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर फेंका है, मान लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और एक्सेलरेशन किस वेलोसिटी से फेंका है, तो आप लिखेंगे 4 या 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है आपने 30 डिग्री के एंगल पे। अब बताइए उसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला रखना है, आपको u की जगह क्या रखना है, 10 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा की जगह आपको रखना है 30 अपॉन g की वैल्यू यहाँ पर 10 या 9.8, आपको जो भी वैल्यू दे वो g की क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, या तो 9.8 होगी या तो 10 होगी, वो रखना है आपको। 10 का स्क्वायर 100, साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 हो जाएगा, और बाय 10 हो जाएगा, फिर 100 साइन 60 की वैल्यू रखाएगी। ठीक है, 1/2/10, इस तरह से इसको पूरा सॉल्व करके आंसर लाना है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन और टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन, यानी उड्डयन काल और इसकी ऊंचाई का जो व्यंजक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।